अस्सलाम वालेकुम गाइस, दी एप्टीट्यूड कोचिंग में एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ते हैं। ये क्या कहती है? इन एवरी टाइप ऑफ मैटर और इन एवरी स्टेट ऑफ मैटर इट्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस आर ऑलवेज इन मोशन। अब स्टेट कितने हैं? चार किस्म हैं मैटर, चार जो हैं वो स्टेट्स हैं। एक सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। तो सबसे पहले हम सॉलिड की स्टडी करेंगे। तो सॉलिड के अंदर हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को भी समझेंगे और सॉलिड को भी समझेंगे। तो सॉलिड क्या है? इट हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इसका डेफिनेट शेप है और वॉल्यूम भी डेफिनेट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग है। एक एटम दूसरे एटम को टाइटली पकड़ के बैठा है, इस वजह से इसका शेप भी डेफिनेट है और वॉल्यूम भी डेफिनेट है। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से इसके अंदर कोई ना कोई मोशन तो होनी चाहिए। तो इसके अंदर एक मोशन है, एटम्स जो है वो वाइब्रेट करते हैं और इस वाइब्रेशन की वजह से इसके अंदर जो है इसका शेप हम चेंज कर लेते हैं। तो इट्स शेप कैन बी चेंज ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से सॉलिड के अंदर जो मोशन होती है एटम्स की वो वाइब्रेशन वाली होती है। अब हम दूसरे स्टेट ऑफ मैटर की तरफ बढ़ते हैं जो कि लिक्विड है। लिक्विड क्या है? ये भी स्टेट ऑफ मैटर है। इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। इसका वॉल्यूम डेफिनेट है पर शेप डेफिनेट नहीं है। क्यों नहीं है? इट्स मॉलिक्यूल स्लाइड ओवर वन अनदर। इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, इस वजह से जो है इसका शेप जो है वो डेफिनेट नहीं है। इट टेक्स द शेप ऑफ वेसल। ये जिस बर्तन में होता है उसी के जैसा हो जाता है। बाकी इसका वॉल्यूम डेफिनेट इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रांग इतनी नहीं है जितनी सॉलिड के अंदर होती हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रांग इनफ है कि ये वॉल्यूम को बरकरार रखती हैं। अब हम लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले विस्कोसिटी, जिसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। ये क्या है? ये है रेजिस्टेंस टू फ्लो। जब भी हम किसी चीज़ को बहाते हैं, किसी लिक्विड को, तो वो बहते बहते रुक जाता है। वो क्यों रुकता है? उसके अंदर फ्लूइड फ्रिक्शन या विस्कोसिटी पैदा होती है, रेजिस्टेंस टू फ्लो होता है और इस वजह से ये रुक जाती है। ये रेजिस्टेंस टू फ्लो या विस्कोसिटी या फ्लूइड फ्रिक्शन क्यों होती है? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो अप्लाई करती हैं एक एटम की दूसरे एटम पे या मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल पे, जो कि इसके अंदर ये रेजिस्टेंस पैदा करती हैं जो फ्लो को रोकता है। और इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मीडियम होती हैं, स्ट्रांग नहीं होती जितनी के सॉलिड में होती हैं। और विस्कोसिटी का जो यूनिट है वो है पाइस। अब हम पढ़ते हैं सरफेस टेंशन क्या है। ये है टाइटनेस एंड स्ट्रेटनेस ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड। आप देखेंगे किसी भी लिक्विड का जो सरफेस होता है वो टाइट और स्ट्रेट होता है, ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ये इसका यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर है और ये सरफेस टेंशन बराबर होती है F/L के, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसी वजह से इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर है। आपने देखा होगा ड्रॉप ऑफ वाटर बिकम्स स्फेरिकल। जब भी कोई कतरा गिरता है तो गिरते गिरते वो स्फेरिकल बाल जैसा हो जाता है। क्यों होता है? सरफेस टेंशन की वजह से होता है। तो सरफेस टेंशन हकीकत में है क्या? इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को खींचते हैं नीचे की तरफ, जिसकी वजह से ये स्फेरिकल हो जाता है ड्रॉप ऑफ वाटर, या सरफेस जो है वो टाइट और स्ट्रेट हो जाता है। अब हम तीसरे स्टेट ऑफ मैटर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है गैस। तो गैस क्या है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर। इट इज़ नेदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। गैस के अंदर ना वॉल्यूम डेफिनेट होता है ना शेप डेफिनेट होता है। इस तरह के ये MCQs आते हैं कि वो कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है जिसके अंदर डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप नहीं है, तो वो आपको बताना है कि वो लिक्विड है। तो गैस का तो ना डेफिनेट वॉल्यूम है ना ही डेफिनेट शेप है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर नेग्लिजिबल।
इसकी जो इंटरमालिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो ना होने के बराबर हैं। इस वजह से ही इसका वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है, शेप भी डेफिनेट नहीं है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके अंदर प्रेशर पैदा होता है, क्योंकि इंटरमालिकुलर फोर्सेस नेग्लिजिबल हैं तो ये फैलते हैं, दीवारों से टकराते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, इस वजह से प्रेशर पैदा करते हैं। तो प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, P इज इक्वल टू F अपॉन A। तो फोर्स पर यूनिट एरिया P इज इक्वल टू F अपॉन A, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है और पास्कल भी है। तो हमने देखा है कि ये जो हवा है एटमॉस्फेयर में, ये भी एक प्रेशर लगा रही है पूरी ज़मीन के ऊपर, तो इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो 1 ATM यानी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 14.7 PSI के बराबर होता है। 14.7 PSI का मतलब होता है 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंचज़। अब हम दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन अ गिवन वॉल्यूम। जब भी आप किसी गैस को, मिसाल के तौर पे परफ्यूम है, वो बाहर निकलते ही गैस हो जाता है, तो आप देखेंगे कि पूरे माहौल में फैल जाता है, तो उसके फैलने को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ये क्यों होता है? ये भी काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग नहीं हैं, नेग्लिजिबल हैं, और वो मोशन कर के जो है पूरे माहौल में फैल जाते हैं गैस के मॉलिक्यूल। इसी वजह से इसके अंदर डिफ्यूजन पैदा होती है। अब हम चलते हैं कंप्रेशन की तरफ। कंप्रेशन क्या है? किसी भी चीज़ का वॉल्यूम अगर डिक्रीज़ करें फोर्स अप्लाई करके, तो उसको हम कंप्रेशन कहते हैं या कंप्रेस करना कहते हैं। तो बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी डिक्रीज्ड। जब आप प्रेशर लगाएंगे, मिसाल के तौर पे ये सिलेंडर है, इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन को दबाएंगे तो इस गैस जो है ना नीचे दब जाएगा। इसके दब जाने को ही हम कंप्रेस होना कहते हैं। तो बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी डिक्रीज्ड, सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेशन। ये कंप्रेशन क्यों होती है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, और एक दूसरे से दूर होने की वजह से हम इनको नज़दीक ला सकते हैं। इनके बीच में स्पेस होता है, तो जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और कंप्रेस हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने कंप्रेशन कंप्लीट की। अब हम थोड़ा लॉज ऑफ गैस देख लें। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? सबसे पहले तो वॉल्यूम क्या है? वो स्पेस जो घेरा हुआ है गैस ने। प्रेशर का मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया। टेम्परेचर का मतलब होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। एन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि जितना आप ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे वॉल्यूम इतना कम होगा, प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये बॉयल्स लॉ है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि प्रेशर आप बढ़ाएंगे वॉल्यूम तभी घटेगा जब टेम्परेचर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस कांस्टेंट हों। अगर इनमें भी तब्दीली आ रही है तो ये स्टडी आप नहीं कर सकते। तो जब दो चीज़ों का आप कंपैरिजन कर रहे हैं या उनकी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ों को कांस्टेंट रखना लाजमी है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इफ़ टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर कांस्टेंट। दिस इज़ बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि अगर प्रेशर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस को कांस्टेंट रखा जाए तो फिर वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब है कि जितने आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ेगा। देखिए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से हरकत बढ़ेगी गैस के मॉलिक्यूल्स की, वो एक दूसरे के और ज़्यादा दूर जाएंगे, और इनके दूर जाने की वजह से ही वॉल्यूम बढ़ता है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाओ वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओ वॉल्यूम घटेगा, अगर प्रेशर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कांस्टेंट है। तो चार्ल्स लॉ ये कहता है। अब आते हैं एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। इसका मतलब है कि आप जितने गैस ज़्यादा डालेंगे किसी चीज़ में तो वो उतना ही ज़्यादा उसका एरिया घेरेगी अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है। मिसाल के तौर पे गुब्बारे में आप देखें
जितनी आप हवा भरते हैं उतना वो ज़्यादा उसका वॉल्यूम बढ़ता है, वो फैलता जाता है या फूलता जाता है। क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमें वो चीज़ दिखाई दे रही होती है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, V is inversely proportional to P, चार्ल्स लॉ V is directly proportional to T, और एवोगैड्रो लॉ V is directly proportional to N। अब जनरल गैस इक्वेशन क्या कहती है कि वॉल्यूम और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस और टेम्परेचर और प्रेशर, यानी कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, इन तीनों रिलेशंस को मिला के एक ही आप रिलेशन बनाए। तो जब इन तीनों को हमने मिलाया तो 3 लॉज मिले, तो V इज़ प्रोपोर्शनल टू N/T/P हो गया। P नीचे था, वो दोनों ऊपर थे, तो ये इस तरह से हमने इनका रिलेशन बना लिया। अब हम इसकी ये प्रोपोर्शन की साइन ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह पे इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट लगेगा। तो गैस कांस्टेंट होता है, उसको हम R से शो करते हैं, और R इज़ अ गैस कांस्टेंट, और R की वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये R की वैल्यू है। तो हमने V इज़ इक्वल टू R/N/T/P की इक्वेशन बना ली है। तो P यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, V के साथ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो PV इज़ इक्वल टू, थोड़ी सी इसको अरेंज करके PV इज़ इक्वल टू nRT हमने ये इक्वेशन बनाई, और इसी इक्वेशन को हम जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं। तो इस तरह से हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ और जनरल गैस इक्वेशन भी सॉल्व कर ली है। ये भी बहुत ही कीमती हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकती हैं, और PST JEST में भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसका कोई सवाल आ जाए। अब हम चलते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर की तरफ, जो कि प्लाज्मा है। ये प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा हाईली आयोनाइज मैटर होता है, यानी एक ऐसा मैटर जिसके अंदर चार्जेस बहुत ज़्यादा हों। लेकिन प्लाज्मा की डेफिनेशन एक ये भी है कि इट इज़ द मिक्सचर ऑफ बेयर न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स का मिक्सचर है। ये एटम्स के ऊपर चार्जेस नहीं है, ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के मिक्सचर हैं जो कि चार्ज मटेरियल हो जाता है, और इसको हम फोर्थ टाइप ऑफ या स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। तो इस तरह से आज हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी और स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े। सॉलिड जिसके अंदर डेफिनेट वॉल्यूम डेफिनेट शेप, लिक्विड जिसके अंदर डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, और गैस नेदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप, और प्लाज्मा जो है वो हाईली आयोनाइज मैटर है, तो इसके अंदर चार्जेस होती हैं। ये सारा हमने पढ़ा। उम्मीद है कि ये आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। नहीं तो इस वीडियो को दोबारा देखें, और अगर कोई कमी पेशी है तो कमेंट करें। और ये हमने छोटे छोटे लेक्चर दिए ताकि आप इनको अच्छे तरीके से समझ लें थोड़ी देर में। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।